गाइस वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले प्रमुख अजैव कारक तापमान। पारिस्थितिकीय रूप से सबसे ज्यादा प्रासंगिक पर्यावरणीय कारक, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट फ्रेम होके आ जाती है। पारिस्थितिकीय रूप से सबसे ज्यादा पर्यावरणीय कारक कौन सा है, तो आपको तापमान टिक करना है। ठीक है, आप जानते हैं कि पृथ्वी पर औसत तापमान ऋतु के अनुसार बदलता रहता है। ये बोल रहे हैं कि गर्मी में जैसे कि ज्यादा टेम्परेचर होता है, सर्दी में बहुत कम होता है और बरसात में मीडियम रहता है। ठीक है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर और मैदानों से पर्वत शिखरों की ओर उत्तरोत्तर घटता रहता है। जैसे कि हम जब मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो वहाँ अपना टेम्परेचर ज्यादा रहता है, और जब अपन ऊपर हाई लेवल पे जाते हैं, एल्टीट्यूड पे, जैसे कि माउंट आबू, गुरु शिखर, वहाँ पे जाते हैं तो टेम्परेचर वहाँ पे कम रहता है, मतलब वहाँ ज्यादा ठंडी रहती है। ठीक है, ध्रुवीय क्षेत्रों और उच्च तंगुता वाले क्षेत्रों में तापमान अवशून्य से लेकर ग्रीष्म से उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों में 50 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक पहुंच जाता है। लेकिन कुछ बेजोड़ आवास भी है, जैसे कि गर्म झरने और गहरे सागर के उष्ण जलीय निकास, जहां बेजोड़ तापमान 100 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड से अधिक होता है। ठीक है, ये सामान्य ज्ञान है कि आम के पेड़ कनाडा और जर्मनी जैसे शीतोष्ण देशों में नहीं होते और ना हो सकते। सीधी सी बात है कि आम के पेड़ को ना ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती है, और कनाडा और जर्मनी में ठंडा इलाका है, तो वहां पे आम का पेड़ सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इसलिए वहां पे वो उगता भी नहीं है। हिम चीते केरल के जंगलों में नहीं मिलते, और ट्यूना मछली महासागर में शीतोष्ण अक्षांशों से आगे कभी कभार ही पकड़ी जाती है। ठीक है, जीवधारियों के लिए तापमान के महत्व को आप उस समय अच्छी तरह से सराह सकते हैं जब आपको पता चले कि प्रकीर्ण एंजाइमों को बलगीति को प्रभावित करता है और इसके द्वारा आधारित उपापचय जीव के अन्य कार्य के प्रकारों तथा इसकी गतिविधियों को प्रभावित करता है। ये बोल रहा है कि जैसे कि हिमचीते है जो केरल के जंगलों में नहीं मिलते, क्योंकि है ना उनको ठंडे इलाका है और केरल में गर्म इलाका है। ठीक है, और ट्यूना मछली भी शीतोष्ण अक्षांशों में रहने वाली है, तो उसके आगे गर्म इलाकों में वो नहीं मिलती है। और हमारा जो बॉडी होता है ना, वो एक निश्चित टेम्परेचर के अनुसार सेटल रहता है, मतलब उससे अगर हाई टेम्परेचर हो तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जैसे कि जो एंजाइम वो 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में अच्छे से वर्क कर पाते हैं। अगर उससे हाई टेम्परेचर पे उनको छोड़ दिया जाए तो वो नष्ट हो जाते हैं, इसलिए ये बोल रहा है। और ये बोल रहा है कि कुछ जीव तापमानों की व्यापक परास सहन कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, मतलब जो टेम्परेचर की हाई क्वांटिटी में भी आराम से सर्वाइव करते हैं उन्हें यूरिथर्मल बोलते हैं। ठीक है, और जो कम में करते हैं उसे स्टेनोथर्मल बोलते हैं। ये भी वर्ड मीनिंग कभी कभी आ जाता है, यूरिथर्मल एंड स्टेनोथर्मल। ठीक है, विभिन्न जातियों के भौगोलिक वितरण काफी हद तक उनकी तापीय सहनशील शक्ति पर निर्भर है। ध्यान में कुछ मतलब अपन को बोल रहे हैं यूरिथर्मल स्टेनोथर्मल के नाम बताइए। ठीक है, हाल ही के वर्षों में धीरे धीरे बढ़ते हुए औसत भूमंडलीय तापमान पर चिंता बढ़ी है। अगर आप बढ़ोतरी जारी रही तो ग्लोबल वार्मिंग भी बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग से अपनी जो अर्थ है उसको बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही है वो। अब सेकंड अपन कारक पढ़ेंगे अजैव में जल। ठीक है, फर्स्ट आपने तापमान पढ़ा, सेकंड जल है। तापमान के बाद जीवों के जीवन को प्रभावित करने वाला जल एक अन्य महत्वपूर्ण कारक है, जल है, क्योंकि अपन को पता है जल ही जीवन है। ठीक है, वास्तव में पृथ्वी पर जीवन पानी में ही जन्मा था, और ये बिना पानी के अपने आप में इसका प्रतिपालन नहीं हो सकता। मरुस्थल में इसकी उपलब्धता इतनी सीमित है कि केवल विशेष अनुकूलताओं के कारण ही जीवों का वहां रहना संभव है। पादपों की उत्पादकता एवं वितरण भी पानी पर बहुत ज्यादा निर्भर है, क्योंकि देखिए मरुस्थल इलाकों में पानी की बहुत ज्यादा कमी रहती है, तो वहां पे जीव भी उसके अकॉर्डिंग पाए जाते हैं जो बहुत कम पानी में भी आराम से सर्वाइव कर पाते हैं, इसलिए लाइन बोल रही है। ठीक है, पादपों की उत्पत्ति और वितरण भी पानी के अनुसार ज्यादा पर निर्भर करता है, मतलब जहाँ पे ज्यादा पानी होगा वहां के अकॉर्डिंग प्लांट्स होंगे, और जहाँ कम पानी होगा, जैसे कि मरुस्थल में अपन बोलते हैं कैक्टस और नागफनी के प्लांट्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग होते हैं, उस एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग। आप सोचते हैं कि महासागरों, झीलों और नदियों में रहने वाले जीवों को जल संबंधित समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता होगा, लेकिन ये सच नहीं है, उन्हें भी बहुत ज्यादा सामना करना पड़ता है। ठीक है, लवण की सांद्रता भाग में लवणता के रूप में मापी गई है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट अपन अगली लवण की सांद्रता प्रति 1000 भाग में लवणता के रूप में मापी गई है। अंतःस्थलीय जल में 5 से कम, समुद्र में 30 से 35 और कुछ अति लवणीय लवणों में 100 से अधिक। ये रेंज बहुत ज्यादा पूछी जाती है, डायरेक्टली फ्रेम होकर आ जाता है क्वेश्चन, अंतःस्थलीय में कितनी लवणता होती है, समुद्र में कितनी होती है अति लवण, तो आपको ये डेटा याद रखना है। ठीक है, कुछ जीव लवणता की अपने से हम बोला था ऊपर यूरिथर्मल स्टेनोथर्मल कम और ज्यादा, वैसे यूरी हेलाइन और स्टेनो हेलाइन, हेलाइन का मतलब होता है लवण।
ठीक है। बहुत से अलवण जल प्राणी समुद्र के पानी और समुद्री प्राणी अलवण जल में लंबे समय तक नहीं रह सकते, क्योंकि उन्हें परासरणीय समस्याओं का सामना कर। बहुत सीधी सी बात है, जब आप किसी कम लवण वाले प्लांट एनवायरमेंट में रहने वाला कोई जीव है, तो आप उसको जब हाई लवण में डाल देते तो वो नहीं रह पाता। ठीक है। प्रकाश, अपन ने पहला तापमान पढ़ा, जल पढ़ा, अब प्रकाश पढ़ेंगे। ठीक है। पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाद्य उत्पन्न करते हैं। ये ऐसी प्रक्रिया जो ऊर्जा के स्रोत के रूप में धूप उपलब्ध होने पर संभव है। ठीक है। इसलिए हम जीवधारियों के लिए, विशेष रूप से स्वपोषियों के लिए प्रकाश के महत्व को समझ सकते हैं। वनों में अनेक जातियों के छोटे पौधे बहुत हल्के प्रकाश वाली परिस्थितियों में इष्टतम प्रकाश संश्लेषण के अनुकूलित होते हैं। जैसे कि जो अपन को पता है कि प्लांट्स होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना फूड का बनाते हैं, तो उनके लिए उनको प्रकाश की जरूरत होती है। ठीक है। एंड देन अपन ने क्या बोला था, क्योंकि उन पर सतत लंबे पेड़ों की छाया रहती है। जैसे कि जब अपन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय वनों में जाते हैं, तो वहाँ पे बहुत लंबे लंबे पेड़ों के नीचे छोटे छोटे पेड़ भी होते हैं, तो उन्हें छाया भी मिलती है। ठीक है। बहुत से पौधे भी पुष्पन हेतु अपनी दीप्तकालिता आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धूप पर निर्भर रहते हैं। सीधी सी बात है, अपन ने बोला था दीप्तिकालिता, इसका मतलब क्या होता है कि प्लांट्स भी अपने प्रकाश के रेंज के हिसाब से, मतलब रेंज के हिसाब से अपने आप को डेवलप करते हैं, अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे जो प्रकाश की कम रेंज में फूड अच्छे से बना पाते हैं, कुछ हाई रेंज में और कुछ मीडियम रेंज में। ठीक है। उससे दीप्तिकालिता बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद में बहुत से प्राणियों के लिए प्रकाश इस रूप में महत्वपूर्ण है कि प्रकाश की तीव्रता और अवधि में दैनिक और मौसमी विभिन्नताओं को अपनी चारों की खोज, फोरेंसिक, जनन और प्रवासी गतिविधियों का समय तय करने के लिए संकेत के रूप में काम में लाते हैं। ठीक है। पृथ्वी पर प्रकाश की उपलब्धता तापमान से निकट से संबंधित है, क्योंकि दोनों का स्रोत सूर्य है। लेकिन ये बोल रहा है कि जो प्रकाश है ना, उसको जो ये अपने प्लांट्स और पक्षी होते हैं ना, वो मौसमी विभिन्नता, मतलब जो प्रजनन का उनका अलग अलग टाइम पीरियड होता है, जिस विशेष टाइम पीरियड में ही वो प्रजनन करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो टाइम को एक संकेत के रूप में मानते हैं। और है ना, सुबह के चारे, जैसे कि जब पक्षी है ना सुबह उठता है तो खाने की तलाश में निकल जाता है, और शाम होती है तो वापस घर की तरफ निकल आता है। ठीक है। फिर आगे अपन पढ़ेंगे, लेकिन महासागरों की गहराई 500 मीटर से अधिक है। ये पर्यावरण निरंतर अंतर्गामी है, और वहां रहने वाले को ये मालूम भी नहीं कि सूर्य नामक खगोलीय ऊर्जा का कोई स्रोत भी है। ठीक है। तब उनकी ऊर्जा का स्रोत क्या है? सौर विकिरण स्पेक्ट्रम गुणवत्ता भी जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। सौर विकिरण की स्पेक्ट्रम का पराबैंगनी घटक बहुत से जीवों के लिए हानिकारक है, जबकि महासागर की भिन्न भिन्न गहराइयों में मिलने वाली समुद्री प्रातपों की दृश्य स्पेक्ट्रम के सभी रंग घटक उपलब्ध नहीं है। समुद्रवासी लाल, हरे और भूरे शैवालों में किन की गंभीरतम जल में मिलने की संभावना है? अपन जानते हैं कि जो बड़े बड़े समुद्र होते हैं उनमें बहुत गहराई तक है ना जीव जंतु पाए जाते हैं। ठीक है। जिनका अपन को कोई अंदाजा नहीं है कि वहां पे भी वो पाए जाते हैं, और उनको कोई पता ही नहीं है कि सूर्य नामक कोई ऐसा पिंड भी है जो अपन को एनर्जी प्रोवाइड करता है, प्रकाश प्रोवाइड करता है। और ये क्वेश्चन पूछा गया नीचे, लाल, हरे, भूरे शैवालों में किन की गंभीरता जल में रहने की संभावना? तो जो लाल शैवाल होते हैं वो सबसे ज्यादा गहराई में रहते हैं समुद्र में। ठीक है। आफ्टर देन, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पृथ्वी पर प्रकाश की उपलब्धता तापमान से निकट संबंधित है। क्योंकि है ना, ये भी फ्रेम होके आती है डायरेक्ट क्वेश्चन, क्योंकि अपन को पता है कि सूर्य ये तापमान प्रोवाइड करता है, एनर्जी मतलब प्रकाश देता है, तो उससे तो अपना टेम्परेचर बढ़ता है, प्रकाश भी सूर्य ही देता है, इसलिए निकटतम संबंधित है। ठीक है। एंड फोर्थ अपन पढ़ेंगे मृदा। विभिन्न पादपों में मृदा की प्रकृति और गुण भिन्न भिन्न होते हैं। ये जलवायु, अपक्षय, परक्रम, क्या यह वाहिद औषधि है तथा इसका विकास कैसे हुआ? मृदा कैसे बनती है? जब जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं उन पे पानी गिरता है बार बार, तो उसी की वजह से वो कमजोर होते हैं, उसकी वजह से वो मृदा बनती है। ठीक है। इन बातों पर निर्भर है। ठीक है। मृदा की विभिन्न विशेषता, जैसे कि मृदा संगठन, मतलब मृदा किन किन से बनी है, कण साइज, मतलब उसकी जो पार्टिकल्स है उसकी आकार क्या है, मतलब कितने बड़े हैं कितने छोटे हैं। पुष्प मृदा के अंतःश्रम प्रोकोलेशन, ठीक है, तथा जल धारण क्षमता, मतलब उस मिट्टी में कितना पानी अब्जॉर्ब हो सकता है। इन विशेषताओं के साथ पीएच, खनिज संगठन और स्थलाकृति, टोपोग्राफी और प्राचर काफी हद तक किसी क्षेत्र की वनस्पति का निर्धारण करते हैं। मतलब जिसके अकॉर्डिंग मिट्टी होगी उसके अकॉर्डिंग प्लांट्स होंगे। जैसे जैसलमेर वाले इलाकों में रेतीली मिट्टी है तो वहाँ पे कैक्टस, नागफनी, ऐसे काटिले पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं। और अपन जब कोटा साइड में जाते हैं तब वहाँ पे हरियाली अच्छी रहती है, तो वहाँ पे अच्छे घने पेड़ होते हैं। ठीक है। आफ्टर देन, इसके बाद ये सब मिलकर तय करते हैं कि उस क्षेत्र में किस प्रकार के प्राणियों का पालन पोषण हो सकता है। इसी प्रकार जलीय पर्यावरण औषधि विशेषताएं प्राय वहां पनपने वाले नितस्त प्राणियों के प्रकार का निर्धारण करते हैं। ठीक है।